हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानपुरी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि निधियां और संयुक्त बैठक, संविधान की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है। और निधियां पढ़ा था कि निधियां 3 प्रकार की होती है: संचित निधि, लोकलेखा और आकस्मिक निधि। तो कल हम लोगों ने संचित निधि के बारे में पढ़ा था, जो कि अनुच्छेद 266(1) में था। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकलेखा और आकस्मिक निधि के बारे में, और उसके बाद थोड़ी चर्चा बजट पे होगी कि बजट कैसे पेश किया जाता है, बजट का इतिहास इंडिया में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निधियां 3 प्रकार की: संचित निधि, लोकलेखा और आकस्मिक निधि। तो चलिए, कल संचित निधि के बारे में बात हो चुका था, आज देखिए लोकलेखा के बारे में बात करते हैं। जो लोकलेखा है वो अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत संविधान में इसकी चर्चा है ना। जो लोकलेखा एक निधि ही है, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत आता है। इसके नाम से देखिए पता चल रहा है लोकलेखा, इनके जो आम लोग होते हैं उनके बारे में, उनका जो पैसा होता है सरकार के पास जो होता है, उसी को लोकलेखा बोला जाता है, आम लोग का पैसा। ठीक है, देखिए, लोकलेखा एक ऐसा कोष है जिसमें उन धनराशि को रखा जाता है जो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। ठीक है, जो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं है, सरकार की आय का स्रोत नहीं है। क्या होता है, सीधी सी बात समझिए, लोकलेखा मतलब आम लोगों का पैसा, जो हम लोग पैसा बैंकों में रखते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो भविष्य निधि होती है, तो इस प्रकार का जो भी पैसा है वो लोकलेखा में रखा जाता है। ठीक है, और लोकलेखा से पैसा निकालने के लिए किसी भी विनियोग की आवश्यकता नहीं है, यानी कि किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि अब हम लोग का पैसा बैंक में रखा है, तो हम लोग को पैसा निकालने के लिए किसी, अब संसद में उसके लिए कोई वो मतलब संविधान बनेगा या संसद में कोई विधेयक पास होगा, तब हम लोग का पैसा निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। जो हम लोग पैसा रखते हैं वो जो जमा होता है उसको हम लोग खुद कभी भी जब मर्जी हो जब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है जो लोकलेखा है ये सरकार के पास जो होता है एक तरह का कोष होता है। देखिए, जमानत होता है, यह सरकार के पास एक धरोहर एवं जमानत के रूप में रखी जाती है ना। हम लोग अपना पैसा जो बैंक में रखते हैं वो क्या हुआ, सरकार के पास ही होता है, सरकार उसका यूज करती है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब मन होता है अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सरकार के पास एक धरोहर या जमानत के रूप में होती है कि पैसा जब हम लोग चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल में देखिए, कर्मचारी का भविष्य निधि, बचत बैंक जमा इत्यादि। इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना होता है ना। पता है ना कि जो लोकलेखा होता है इसमें से पैसा निकालने के लिए संसदीय विनियोग की आवश्यकता नहीं है, जबकि कल मैंने बताया था कि संचित निधि में जो क्या होता है कि पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगले चलते हैं। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की चर्चा अनुच्छेद 267 में है, 267 में। ठीक है, तो आकस्मिक निधि की चर्चा अनुच्छेद 267 में। अब इसके नाम से ही देखिए पता चलता है आकस्मिक निधि, ये ऐसी निधि होती है ना। आकस्मिक निधि इस प्रकार की निधि होती है जो कि सरकार उस समय के लिए रखती है जब देश में कोई आपदा आ जाए, है ना। जैसे कोई भूकंप आता है या हर साल बाढ़ आता है देश में, जैसे अभी तत्काल कोविड का प्रकोप देश में है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए जो राशि चाहिए, कोई भी आपदा होती है उससे निपटने में सरकार को खर्च होता है, तो उस खर्च के लिए जो राशि चाहिए वो कहाँ रखी जाती है, आकस्मिक निधि में रखी जाती है। बात समझ में आया, नाम है आकस्मिक निधि। यानी कि देश में यदि आकस्मिक पैसे की जो जरूरत पड़ रही है किसी आपदा के कारण, या कभी ऐसा होता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक हो जाता है बनाना, तो उस समय भी आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है। बट ज़्यादातर ये होता है कि जब उसी तरह की आपदाओं से निपटने के लिए इस पैसा का यूज होता है। ठीक है, आकस्मिक निधि। और तो आकस्मिक निधि में पैसा आता कहाँ से, तो जो हम लोग का संचित निधि है, सरकार उसी में से कुछ पैसा कहाँ डालती है, आकस्मिक निधि में डालती है। यदि सरकार आकस्मिक निधि से पैसा निकाल लेती है तो उसे फिर वापस आकस्मिक निधि में पैसा उतना रखना होता है। ठीक है, देखिए, संसद द्वारा भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 द्वारा शुरू किया गया। देखिए, जो आकस्मिक निधि था इसकी चर्चा संविधान, जैसे कि संचित निधि और लोकलेखा, जिस टाइम संविधान बना उसी टाइम उसमें लिख दिया गया था, है ना, कि भारत में संचित निधि और लोकलेखा है। लेकिन आकस्मिक निधि कुछ बाद में इसको संविधान में शामिल किया गया। तो ये जो आकस्मिक निधि है वो भारत सरकार अधिनियम जो 1950 था
भारत सरकार अधिनियम 1950 द्वारा इसको क्या किया गया था, आकस्मिक निधि को शामिल किया गया था। और ये अधिनियम 1950 था, इसको शामिल किया गया था 1951 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1951 में शामिल किया गया था और अधिनियम 1950 था। ठीक है, समझ में आ गया। इनके भारत सरकार द्वारा आकस्मिक निधि को अधिनियम 1950 द्वारा 1951 में शामिल किया गया। ठीक है, निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है ना। ये जो निधि होती है इसमें समझिए एक तरह से राष्ट्रपति का अधिकार होता है ना। राष्ट्रपति वित्त सचिव को बोलता है कि ये निधि जो है मतलब कि हमारा देश के पास ही रहेगी, लेकिन उस पर समझिए कि एक तरह से अधिकार राष्ट्रपति का होता है कि जब भी वो निधि बाहर उस निधि से पैसा निकालना होता है तो सरकार को पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसे राष्ट्रपति की अनुमति से ही निकाला जा सकता है ना। जो आकस्मिक निधि होती है उसे बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं निकाला जा सकता। और 86th अमेंडमेंट 2002 यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया था कि आकस्मिक निधि की राशि 500 करोड़ कर दी गई थी, है ना। जो उसके पहले राशि कम थी, लेकिन समय के साथ आपदाएं आती है, आपदाएं बढ़ रही है तो उसका खर्च भी बढ़ता है। तो इस कारण क्या किया गया कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा उसकी राशि बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। निधियां 3 प्रकार की, संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि। संचित निधि अनुच्छेद 266(1), लोक लेखा अनुच्छेद 266(2) और संचित और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267, है ना, 267। ठीक है, तो इसी को एक बार 2 बार देखिए, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब हम आगे बजट के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बजट के बारे में देखते हैं। बजट के बारे में जो मेन बात है उसे समझने से पहले थोड़ा सा बजट का इतिहास देख लेते हैं कि भारत में बजट का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, देखिए जो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बुल्गा से हुई। अब देखिए मैं जो यहाँ देखना है कि फ्रेंच शब्द बुल्गा है ना, ये लैटिन शब्द था जिसका अर्थ होता था चमड़े का थैला। ठीक है, बुल्गा शब्द का अर्थ होता था चमड़े का थैला और बुल्गा से बना शब्द बोगेट और बोगेट से शब्द बना बोगेट और बोगेट से ही आगे निकल गया क्या, बजट। तो ध्यान रखना है कि जो लैटिन शब्द बुल्गा था उसी का फॉर्म बदलते बदलते कहाँ आया, बजट। और बजट का जो उसका अर्थ होता था वो चमड़े का थैला। मतलब कि बजट शब्द इसलिए पड़ा ना कि पहले जो बजट पेश होता है, बजट पेश होने का मतलब क्या होता है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि देश में कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च होगा और अगले वित्त वर्ष के लिए उसमें प्लान होता है। तो एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उस डॉक्यूमेंट्स के उस चमड़े के बैग में रख के लाया जाता था, है ना। तो इसीलिए उसका नाम बजट पड़ा, है ना। बजट मतलब चमड़े का थैला। ठीक है, आगे देखते हैं। देश का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था, है ना। जो जिस टाइम अंग्रेज का शासन था भारत में, उस टाइम भी तो भारत में जो भी विकास होता था तो उस विकास के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो उसके लिए जो वो बजट इंग्लैंड में ही पेश हुआ था 7 अप्रैल 1860 में। कौन किया था, जेम्स विल्सन। उस टाइम अंग्रेज के जो थे वो वित्त मंत्री थे। ठीक है, अंग्रेजी सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट पेश किया। देखिए वर्ष 1924-1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन को शाम 5 बजे पेश किया था, है ना। एक तरह का प्रचलन शुरू हो गया था कि 1924 से 1999 के बीच क्या होता था कि जो बजट होता था फरवरी के लास्ट कार्यकारी दिन यानी कि फरवरी का जो सबसे अंतिम दिन जिस दिन संसद में काम होता था उस दिन शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था, है ना। इसके पीछे एक तर्क यह दिया जाता है कि जैसे कि इंग्लैंड में बजट पेश होता था तो 1947 के पहले तक तो इंग्लैंड में बजट पेश हो रहा था। तो होता था क्या कि वहाँ तो शाम के 5 बजे का मतलब वहाँ दिन का समय होता था, है ना, सुबह का समय होता था और भारत में शाम का समय होता था। ठीक है, तो इस कारण वो इस तरह से एक तर्क दिया जाता है कि इसलिए क्या होता था कि वो पेश अपने टाइम से सही करते थे बट इंडिया के टाइम से वो शाम हो जाता था। इस तरह का तर्क दिया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि 2000 में क्या किया, जसवंत सिंह जो थे वित्त मंत्री भारत के, उन्होंने बजट का टाइमिंग बदलकर और सुबह 11 बजे से पेश करना शुरू कर दिया। ठीक है, 2000 ईस्वी से बजट का टाइम था वो बदलकर सुबह 11 बजे हो गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वो सब तो बस समझने की बात है, ये सब कोई एग्जाम में नहीं आती, इसको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी,
ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे, इन्होंने ही इसको पेश किया था, है ना, 26 दिसंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. सन्मुखम चेट्टी ने, ठीक है। मोरारजी देसाई सर्वाधिक 10 बार, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सबसे अधिक बार किसने बजट पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया, ठीक है। तो बस ये एक तरह का ओवरव्यू था भारत के इतिहास पर। अब हम मेन बातें करेंगे कि संसद में बजट कैसे पेश होता है, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में, सारी बातें करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब समझते हैं बजट के बारे में, है ना, कि देश में बजट किस प्रकार पेश होता है, उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण नामक शब्द की चर्चा है ना। ये बात एकदम याद कर लीजिए कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द की चर्चा नहीं है ना। तो बजट शब्द जो है ये, इसका मतलब होता है क्या, चमड़ा का बैग, तो उस पर उसलिए इसको बजट बोला जाता है। जो संविधान में बजट शब्द का जो अर्थ है, उसके लिए जो शब्द यूज हुआ है वो हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बात समझ में आई कि संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, बजट शब्द की चर्चा नहीं है ना। तो बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है। कि यदि आए कि संविधान में बजट शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, बजट शब्द के बदले वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है, ठीक है, अनुच्छेद 112 में। अब देखिए, इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों एवं खर्चों का विवरण होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि इसमें वित्तीय वर्ष, अब एक बात ये समझिए, ये क्या होता है वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष जो होता है, क्या होता है कि एक साल में सरकार का जो कार्यकाल होता है, मतलब कार्यकाल नहीं समझिए, कि सरकार का जो एक होता है ना कि कोई काम सरकार के लिए एक साल समझिए कि सरकार का काम करने का वो पीरियड होता है, तो वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यही होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष से होता है, जैसे कि हम लोग जो आम पब्लिक को साल कब समझते हैं कि शुरू होता है 1 जनवरी से, है ना, लेकिन सरकार का जो काम करने का एक साइकिल है, उसमें जो वित्तीय वर्ष होता है, उसका जो खर्च का, आमदनी का जो वित्तीय वर्ष माना जाता है शुरू करने का, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच माना जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। तो इस बात को समझिए। तो इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार बजट में क्या प्रावधान होता है कि कितना प्राप्त होगा, यानी कि कितनी प्राप्तियां, कितना पैसा आ सकता है और कितना खर्च होता है, इसी का विवरण बजट में दिया जाता है ना, एक वित्तीय वर्ष के लिए। यानी कि जो बजट होता है हर वर्ष पेश होता है, एक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ठीक है। और तो उसमें क्या होता है कि प्राप्तियां और खर्चों का विवरण होता है, ठीक है। अब देखिए, बजट में शामिल तथ्य, अब बजट जब पेश होता है तो उसमें क्या क्या चीज होता है ना, वो देखते हैं। तो क्या होता है कि राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, ठीक है, कि बजट में पेश होता है तो उसमें होता है कि अनुमान लगाया जाता है कि कितना राजस्व आने वाला है, कितना पूंजी हमारे यहाँ इन्वेस्ट होने वाला है, इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा, राजस्व बढ़ाने का साधन, है ना। अब जैसे कि इस साल सरकार को कुछ राजस्व आया है ना, मानते हैं 1000 करोड़ राजस्व आया, तो अगले साल क्या होगा, डेवलपमेंट ज्यादा करना है सरकार को, तो सरकार कोशिश करती है कि राजस्व कैसे ज्यादा आए, है ना, इसके लिए सरकार उपाय लगाती है, ठीक है। तो उसकी भी चर्चा होती है। वास्तविक खर्च एवं प्राप्तियों का विवरण, है ना। अब सरकार देखिए, जैसे कि पिछले साल से अनुमान लगाती है कि इस साल कितना खर्च हो सकता है ना, और कितना प्राप्ति हो सकता है, उसी को वास्तविक खर्च समझिए, वास्तविक खर्च एवं प्राप्तियों का विवरण। और आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नई परियोजना, जो आने वाला वर्ष है यानी कि नेक्स्ट वित्तीय वर्ष जो है, उसमें आर्थिक वित्तीय नीति क्या होनी चाहिए, यानी कि देश में इनकम कैसे आएगा ज्यादा, है ना, खर्च को कैसे मेंटेन करना चाहिए, इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा जा रहा है, ये सब के बाद जो होती है वो कर व्यवस्था, है ना। जैसे कि जीएसटी आया तो उसी आया ना, नया कर व्यवस्था जीएसटी आया, उसी प्रकार कर व्यवस्था कैसी देश में होनी चाहिए, वो खर्च की योजना, कहाँ खर्च होगा, कहाँ किस सेक्टर में कितना खर्च करना है वो, और नई परियोजनाएं देश में लाई जाएगी तो देश का विकास होगा, ठीक है। तो ये 4 ही है। और एक होता है खर्च, अनुमानित खर्च।
अनुमानित खर्च है ना, किस देश में कितना खर्च होगा। तो ये 5 चीज होते हैं, ठीक है। एक होता है 5वां अनुमानित खर्च, देश में कितना खर्च होने वाला। तो बजट जो पेश होता है उसमें ये 5 चीजें होती है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व बढ़ाने के साधन, वास्तविक खर्च एवं प्राप्तियों का विवरण, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नई परियोजना और अनुमानित खर्च, ठीक है। सॉरी, ठीक है, इतना बात समझ में है। अब देखिए, जो 2016 से पहले क्या होता था कि जो आम बजट था और जो बजट होता था वो दो रूप में पेश होता था, एक आम बजट और एक रेल बजट, ठीक है। तो लेकिन ये कब तक होता था, 2016 तक, है ना। 2016 तक 2 प्रकार के बजट पेश होते थे, आम बजट एवं रेलवे बजट, ठीक है। 2016 तक, सितंबर 2016 में जो मोदी सरकार थी उसने क्या किया कि रेल बजट को आम बजट में ही मर्ज कर दिया, ठीक है। अब जो होता है कि आम बजट और रेल बजट एक ही साथ पेश होता है ना। तो एक क्वेश्चन लेकिन आता है हमेशा कि आम बजट को रेल बजट से कब अलग किया गया है ना। तो देखिए यहाँ हम ध्यान देंगे कि आम बजट को रेल बजट से, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1921 में अलग किया गया था, है ना। तो यह ध्यान रखना है कि रेल बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1921 में अलग किया गया था, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने बजट के बारे में मोटा माटी समझ लिया, ठीक है। बजट के बारे में और भी बहुत सारे बात को पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारी बातें मैं जब दोबारा संसद चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा डिटेल्स। अभी क्या करना है कि अभी जितने सारी चीजें बता दी गई, ये किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट से ज्यादा है, ठीक है। अब मैं संसद का एक और क्लास लूंगा जिसमें कुछ शब्दावली होती है, जैसे सत्रावसान होता है, स्थगन होता है, शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है। तो इन सब के बारे में एक क्लास में चर्चा हो जाएगी। उसके बाद जो संविधान है वो भारतीय संविधान शुरू से रोज क्लासेस से रोज शुरू से एकदम पढ़ाया जाएगा और पूरे अच्छे तरीका से। और उसके बाद वीक में 3 दिन संविधान के क्लासेज और 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेज आते रहेंगे। सो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो ये क्लास तो देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। गुड बाय।